तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टार्टिंग बेसिस, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है, कि बेस की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम एसिड्स के लिए किया ना, कि उनकी पहले प्रॉपर्टीज करी, उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन करी, सेम सीक्वेंस हम बेसिस के लिए फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सोपी टू टच। जो बेस होते हैं वो, उनको जब टच करो वो सोप जैसे फील होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है इसके बिहाइंड? क्योंकि जो सोप सॉल्यूशंस होते हैं ना, जो सोप्स होते हैं, वो भी बेसिस ही होते हैं। जो सोप का सॉल्यूशन बनता है वो बेस ही होता है, क्योंकि सोप्स का नेचर बेसिक होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो बेसिस होते हैं दे आर सोपी टू टच, बिटर टू टेस्ट। बिटर मतलब होता है कड़वा। जैसे कभी कभार आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब हम नहाते टाइम हमारे माउथ में कभी कभार चला जाए ना साबुन, तो हमें कड़वा कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशन है, वो बेसिक नेचर का है। तो दैट्स व्हाई दे आर बिटर टू टेस्ट। केमिकली ऑपोजिट टू एसिड्स, एसिड्स के ऑपोजिट होते हैं। ओके, मतलब जो भी एसिड करता है ये उससे उल्टा करते हैं। जैसे एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी वही है, टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। फिफ्थ प्रॉपर्टी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी भी बेस को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। और जब भी किसी भी सॉल्यूशन में आयंस हो, तो ऐसा सॉल्यूशन हमेशा कंडक्टर ही होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, सो वी कैन से दैट बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ये जो पांच प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज? जो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी से हम शुरू करने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्ट विद सम मेटल्स। बेसिस जो है वो कुछ एक मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। कुछ एक में कौन कौन आता है? जिंक, एल्यूमिनियम, लेड। ये तीन मेटल हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ओके, और ये बिहेवियर कैसा शो करते हैं? बेस रिएक्ट विद मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, और इनमें जो सॉल्ट बनेगा वो थोड़ा टिपिकल सा सॉल्ट होगा। मैं बताता हूँ कैसे टिपिकल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaOH जब जिंक से रिएक्ट किया, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सोडियम जिंकेट। अब ये कैसा सॉल्ट है मैं बताता हूँ अभी ये सॉल्ट कैसे हुआ, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये जो सोडियम जिंकेट है इसका फॉर्मूला है Na2ZnO2, ठीक है। एक्चुअल में ये Na2ZnO2 कैसे बना? क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ 2 Na पॉजिटिव आयन प्लस 1 एनायन ZnO2 2 नेगेटिव। ये एक एनायन है, पॉली एटॉमिक एनायन, विच इज मेड अप ऑफ 1 जिंक एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। और इसके ऊपर -2 चार्ज है, इसलिए इसके -2 को सेटिस्फाई करने के लिए 2 सोडियम के आयन इसके साथ लगे हैं। वो पढ़ा है ना? जैसे मान लो सोडियम जिंकेट बनना हो, सोडियम का फॉर्मूला Na पॉजिटिव, जिंकेट का ZnO2 2 नेगेटिव, तो ये क्रेस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला ये बनेगा Na2ZnO2। तो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, बेसिकली आपने ऐसे याद रखना है कि आपके पास ये जो सॉल्ट बनेगा, इस सॉल्ट में जो अनायन होगा वो पॉलीएटॉमिक होगा और उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा। और इस सॉल्ट का जो कटायन है वो सेम होगा बेस वाले कटायन जैसा। जैसे कटायन Na पॉजिटिव है और ये पूरा दूसरा जो मेटल था जो उसके साथ रिएक्ट करने आया, उसका ऑक्सीजन वाला एनायन बन गया, जिसको हमने बाद में जिंकेट बोला। जिंक के केस में इसको बोलते हैं जिंकेट। ZnO2 2 नेगेटिव को बोलते हैं जिंकेट, प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इस रिएक्शन में वाटर भी पार्टिसिपेट करता है। रिएक्शन यही है कि बेस और मेटल मिलके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, पर इसके केस में थोड़ा सा वाटर भी आपको चाहिए और ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओके,
तो होता क्या है, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अब ये जो सॉल्ट है, ये कैसा सॉल्ट है, इट इज मेड अप ऑफ सोडियम आयन एंड एल्यूमिनेट एनायन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट। और ये सोडियम, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन गया NaAlO2 प्लस 3 हाइड्रोजन। 3/2 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन में ही रखा है। आप इसको बना सकते हो फ्रैक्शन को तोड़ के, कैसे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये ड्रेन क्लीनर्स में यूज हो जाती है, होती है। ड्रेन क्लीनर में क्या होता है, इसका ऐसे पैकेट आते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम और एल्यूमिनियम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम होता है। ज्यादातर ये पाउडर फॉर्म में आते हैं। जैसे ही इन दोनों के मिक्सचर को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो वाटर में डिसॉल्व होते सारी ये वाली रिएक्शन शुरू हो जाती है। और मान लो आपकी ड्रेन में कहीं पे ब्लॉकेज हो रखी हो, तो ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगी ना इस रिएक्शन के दौरान, ये इतने हाई प्रेशर पे बनेगी कि इसको प्रेशर के साथ खोल देगी। तो आपका जो ड्रेन है वो क्लीन हो जाता है। ओके, तो इसलिए ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। ओके, जैसे कई बार किचन के सिंक में ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक है, वॉशरूम के सिंक में ब्लॉकेज आ जाती है, तो उसको खोलने के लिए ज्यादातर ड्रेन क्लीनर का ही यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद इसको डिस्कस किया हुआ थोड़ा सा आगे कि ये जो सॉल्ट बन रहा है ये कैसा बन रहा है। इन सच रिएक्शंस द सॉल्ट फॉर्म कंटेन्स cation from bases and anion is oxide form of metal which has reacted। जो एनायन होगा वो कौन सा होगा, वो उस मेटल की ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड स्टेट होगी। जैसे यहाँ पे जिंकेट और यहाँ पे एल्यूमिनेट, ये मैंने साइड में लिखा भी हुआ है कि सोडियम एल्यूमिनेट इज मेड अप ऑफ सोडियम आयन एंड एल्यूमिनेट एनायन। ओके, सो प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। और इन मेटल्स में सिर्फ 3 मेटल ही हैं ऐसे जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड। ठीक है, लेड वाली रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसलिए वो नहीं अभी लिखी, वो कभी एक्स्ट्रा में कर लेंगे। जिंक और एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। आई थिंक इस पेज पे लिखा हुआ मैंने ऊपर करके, ये लिखा हुआ है, इसका नेम है सोडियम जिंकेट और इसका नेम है सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, हरी अप, नोट इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद एसिड्स। ये तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जैसे एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी हमने बेसिस के साथ, वैसे ही बेस की रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड के साथ। और हम क्या कहते हैं, वेन एवर बेस रिएक्ट विद एसिड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। और इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो सॉल्ट बनेगा, इस सॉल्ट में कटायन कहाँ से आएगा, बेस से। एनायन कहाँ से आएगा, एसिड से। जैसे NaOH प्लस HCl गिव NaCl प्लस वाटर। NaCl में Na पॉजिटिव आयन कहाँ से आया, बेस से। Cl नेगेटिव आयन कहाँ से आया, एसिड से। ठीक है, और इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दिस इज द 7th प्रॉपर्टी ऑफ बेस। नाउ 8th प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या है, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं ये तो आपको पता ही है। जैसे नॉन मेटल क्या होते हैं, तो ये सनोरस नहीं होते, ये लस्ट्रस नहीं होते, ठीक है। यही वाला पढ़ा हुआ ना, नॉन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जैसे कार्बन आपका नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, दीज ऑल आर नॉन मेटल। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल पिछले वाली जैसी ही है। क्या है इस प्रॉपर्टी में, बोलेंगे वो रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। वही बात आ गई ना, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे एसिड ना बोल के हमने नॉन मेटल ऑक्साइड बोला, क्यों, क्योंकि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो बात तो वही आ गई, एसिड बेस रिएक्शन ही है ये भी। तो बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर।
फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने पढ़ा है ना लाइम वाटर मिल्की, जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये सॉल्ट है, ये वाटर है। ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं लाइम वाटर को मिल्की करने वाली। ओके। और यहाँ पे एंड में मैंने पॉइंट लिखा है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, बट हालांकि कुछ नहीं भी होते, बट मोस्टली 99% जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के ही होते हैं। ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस आर करोसिव इन नेचर। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो करोसिव नेचर के होते हैं। करोसिव नेचर का मतलब क्या है? वो अगर आपके हैंड पे डल जाएं या किसी आपकी शर्ट पे डल जाएं, क्लोथ पे डल जाएं, या मान लो आप वो कह लो किसी वुड पे जब डल डल जाएं तो उसको वो जला देंगे। करोसिव नेचर का मतलब ये होता है। ओके, so this is all about properties of bases. Now we are going to discuss uses of bases. अब बेसिस का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है ये भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो सोप्स होते हैं वो उनका सोल्यूशन बेसिक बनता है। इट मींस कहीं ना कहीं सोप्स की प्रेपरेशन में बेसिस इन्वॉल्व है। तो इन प्रेपरेशन ऑफ सोप्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे जेलोसिल वगैरह की टैबलेट्स आती हैं, उसमें क्या होता है? उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। किसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वो सिरप सा बना लेते हैं, सस्पेंशन सा, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल देते हैं, जो एज अ एंटासिड यूज होता है एसिडिटी को क्योर करने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एंड रेयॉन। रेयॉन जो है वो एक थ्रेड का ही टाइप है, जैसे कॉटन थ्रेड होता है ना, वैसे ही रेयॉन का भी थ्रेड होता है। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में काम में आता है। और ब्लीचिंग पाउडर की कई सारी एप्लीकेशन हैं। एज अ ब्लीच यूज होता है ये, टू डिसइंफेक्ट वाटर के लिए यूज होता है। और फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। इसको आने वाले लेक्चर्स में इसी चैप्टर में हमने डिटेल में भी पढ़ना है। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, यूज्ड एज बेकिंग पाउडर इन कुकिंग, एज एंटासिड, इसको एज एंटासिड भी यूज कर सकते हैं, एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी ये यूज होता है। ये वाला सिलेंडर तो सभी ने देखा ही होगा। ठीक है। इस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड भरी नहीं होती। बच्चों को लगता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है ना। इस सिलेंडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन जो है उसको अलग अलग करके रखा होता है। जैसे ही आप ऊपर से नॉब पुल करते हो तो ये दोनों सोल्यूशन मिक्स कर जाते हैं। जैसे ही ये दोनों मिक्स कर जाते हैं, आपको पता है बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में पढ़ा था ना हमने, कि बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जैसे ही आप नॉब पुल करते हो ये रिएक्शन शुरू हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बड़े हाई प्रेशर से बनती है अंदर, और साथ में वाटर और सॉल्ट को भी लेके ये इस नोजल के थ्रू बाहर गिरती है। जो भी सब्सटेंस जिसको आप बुझाना है उसके ऊपर वो आप वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर बिखेर देते हो। ओके। तो ये मेन प्रिंसिपल होता है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का। इसका आप लेबोरेटरी में भी बना सकते हो एक, चलो प्रोटोटाइप। कैसे? एक टेस्ट ट्यूब ले लेना, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, टेस्ट ट्यूब में मत लेना, आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेना, उसका सोल्यूशन बना लेना कंसंट्रेटेड वाला। ठीक है। ऐसे कर लिया। और एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब लेके, मान लो ये आपने बीकर लिया, उसमें सोल्यूशन डाला, और उसके ऊपर ये छोटी सी टेस्ट ट्यूब लेके इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 रख लेना, और यहाँ से एक ट्यूब इसके अंदर इंसर्ट कर देना और इसको बंद कर देना। जैसे ही आप ये H2SO4 इसमें मिलाओगे तो इस ट्यूब के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बड़े प्रेशर से बाहर आएगी। तो वो आपका एक प्रोटोटाइप हो गया किसका? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसको इसीलिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, क्योंकि इसमें सोडा और एसिड पड़ा होता है, और जो ऑन द स्पॉट मिक्स करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। अब आप बोल रहे होगे, सोच रहे होगे कि कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट स्टोर करने में क्या दिक्कत है?
जब कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर स्टोर किया जाता है तो ये सॉलिडिफाई हो जाती है। आपने सुना होगा ड्राई आइस, तब ये ड्राई आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जब कोई चीज जल रही होगी, जब किसी का घर जल रहा होगा, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड किस्तों में नहीं चाहिए कि आप वेट करोगे वो कब सॉलिड से वेपराइज होगी तब जाके उसको बुझाएगी। तब आपको एकदम प्रेशर से जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड बिखेरनी है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में ना लेके, जो कि ये हो जाएगी सॉलिड फॉर्म में अगर आपने इसको स्टोर करने की कोशिश की, हम ऑन द स्पॉट बनाते हैं और इसलिए ऑन द स्पॉट बिखेर देते हैं बर्निंग ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में। ओके, तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ बेसिस, गॉट इट। जिसमें ये वाली जो फिफ्थ एप्लीकेशन है इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, एज वेल एज इसके। इसको तो चलो हमने डिटेल में पढ़ना ही है आगे। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बेसिस। और जब भी किसी के टाइप की बात करने को आती है तो हम क्या कहते हैं कि हमें पहले वो बेसिस ढूंढना है जिस बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करने वाले। तो यहाँ पे बेसिस की क्लासिफिकेशन हम सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बेसिस पे करने वाले हैं। तो अगर हमने बेसिस को क्लासिफाई करना हो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस, वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्कलीज भी बोलते हैं, स्पेशल नेम देते हैं। एल्कलीज किनको बोला जाता है? जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, और उनका जो सॉल्यूशन बनता है वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अल्कालाइन सॉल्यूशन। मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, जैसे ही उसको वाटर में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बना लोगे तो ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा उसको बोलेंगे कि ये अल्कालाइन सॉल्यूशन। और क्या कौन कौन सी एग्जांपल हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस की, या बोल लो एल्कलीज की? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वाटर इनसॉल्युबल बेसिस की भी एग्जांपल है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। जैसे मैंने बोला था ना कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये मेटल है, इसका ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, बट ये वाटर सॉल्युबल नहीं, ठीक है। तो है ये बेस है बट वाटर इनसॉल्युबल, तो इसको अल्कली नहीं बोलोगे। अल्कलीज किसको बोलते हैं? जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उनको। और जब भी किसी अल्कली को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज कॉमन इन ऑल द अल्कलीज? जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी है। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनमें कुछ तो कॉमन है। और वो कॉमनैलिटी क्या है? कि दे ऑल कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन, इन सभी में हाइड्रोक्साइड आयन होगा। और वो जो हाइड्रोक्साइड आयन है, जैसे ही उस एल्कली को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो एल्कली डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, और डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो alkalis contain OH negative ions which are ionized on dissolving in water. For example, sodium hydroxide वाटर में जब डिसॉल्व किया तो ये इसने एक OH नेगेटिव आयन बनाएगा, एक मॉलिक्यूल इसका, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो वो दो OH नेगेटिव आयन बनाएगा। तो जितने भी अल्कलीज हैं वो OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। और हर अल्कली का एक मॉलिक्यूल कितने OH नेगेटिव आयन बनाएगा उसको बोलते हैं उसकी एसिडिटी। जैसे इसके केस में एसिडिटी कितनी है? 1। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में एसिडिटी कितनी है? 2। एसिडिटी बेसिकली होता क्या है कि वो कितने OH नेगेटिव आयन बनाएगा एक मॉलिक्यूल से। जैसे एसिड में होता था ना बेसिसिटी, एसिड के लिए टर्म कौन सी पड़ी है? बेसिसिटी, ठीक है। तो हम क्या कहते थे, जैसे H2SO4 है, इसकी बेसिसिटी हम क्या कहते थे कि ये 2 है इसकी बेसिसिटी। क्यों कहते थे इसकी बेसिसिटी 2 है? बिकॉज इसका एक मॉलिक्यूल 2 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता था। सिमिलरली किसी एल्कली का एक मॉलिक्यूल कितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर? दैट इज कॉल्ड एज द एसिडिटी। तो NaOH की एसिडिटी है 1 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी है 2।
ठीक है। ये हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि एक बेस ही है, जो बेकिंग सोडा में होता है, इसकी एप्लीकेशन और देखने वाले हैं। ये हालांकि मान लो पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही, ठीक है, ये गलती से आगे आ गया हुआ है। जब हमने यहाँ पे करा था ना यूजेस ऑफ बेसिस, तो ये वाला पॉइंट उसी में इंक्लूड होने वाला है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका यूज क्या है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये वॉशिंग सोडा की प्रेपरेशन में यूज होता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ये सारा अभी हमने डिटेल में पढ़ना है इसी चैप्टर में, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये यूज कहाँ पे होता है, वॉशिंग के लिए। ये तो बेकिंग सोडा ना, बेकिंग के लिए यूज होता है, ये वॉशिंग के लिए यूज होता है ये वाला। और बेकिंग सोडा से ही आपका वॉशिंग सोडा बनता है। और बेकिंग सोडा का एक और यूज है। क्या यूज है? इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब आप सोच रहे होगे कि हार्ड वाटर कैसा होगा, हार्ड दिखता होगा? नहीं। जो हार्ड वाटर होता है, एक्चुअल में उसको हार्ड वाटर इसलिए बोलते हैं कि जब ऐसे वाटर में आप सोप डिसॉल्व करते हो ना, तो सोप का झाग ही नहीं बनता उस सोप का झाग ही नहीं बनता उस वाटर में। ठीक है। और क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो जो वाटर होता है जिसको हार्ड वाटर बोलते हैं, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि सोप के साथ रिएक्ट कर करके उस सोप की प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसलिए सोप अपना झाग बनाने वाला करेक्टर शो नहीं कर पाता हार्ड वाटर में, बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। ठीक है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, जिसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा, जो डिटर्जेंट्स वगैरह में काम में आता है, एंड ऑल्सो फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस जो होते हैं, जिसकी वजह से सोप अपना लेदर प्रोड्यूस नहीं कर पाता, उसको ये रिमूव कर देता है। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर दोगे और थोड़ी देर छोड़ दोगे ना, तो आपका जो वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस है उनको ये रिमूव कर देगा, वो बॉटम पे बैठ जाएंगे। तो इस तरह आपका जो वाटर है वो सॉफ्ट से सॉफ्ट हो जाएगा, हार्ड से सॉफ्ट हो जाएगा। और तब उस वाटर में जो अब सोप है वो अपना अपनी प्रॉपर्टीज दिखा पाएगा। ठीक है। तो दिस इज दी मेजर एप्लीकेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। और उससे पहले ये वाला टॉपिक क्या है कि सभी एल्कलीज में क्या कॉमन होता है, और वो कॉमनैलिटी क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। सर एक मिनट थोड़ा सा रह गया। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये भी बेसिस की क्लासिफिकेशन ही है, बट ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। ये आपने पहले भी पढ़ा है, डिग्री और एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं। क्या था डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन? हमने एसिड्स के लिए क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड divided by total number of moles, total number of molecules। मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व किए NaOH के, 100 में से 99 जो है वो डिसॉल्व होके Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ऐसा रह गया। तो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने लिए थे टोटल? 100। उसमें से डिसोसिएट कितने हुए? 99। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की वैल्यू क्या आएगी? 0.99। मतलब जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या जिसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। ओके। इसके बेसिस पे आपने अब क्लासिफिकेशन करनी है बेसिस की। एंड दो तरह की होगी। कौन कौन से दो तरह के टाइप हैं? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनके लिए अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। अल्फा 1 के इक्वल ही होता है। मतलब ये कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करवाते हैं जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए। कंप्लीट आयोनाइजेशन इन वाटर ऑन डिसॉल्विंग विल बी देयर।
फॉर एग्जाम्पल NaOH और KOH। NaOH को जब वाटर में डिसॉल्व किया, ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आयोनाइज हो गया। जितने भी आपने NaOH के मॉलिक्यूल लिए वो सारे के सारे टूट के क्या हुआ, Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बना दिए। तो these type of bases are called as the strong bases। ओके, और वीक बेसिस कौन से होते हैं, जिनकी कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होती। और जब कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होती तो हम क्या कहते हैं कि जो बेस है, जब वो वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है तो बेस के कुछ मॉलिक्यूल, जैसे 100 मॉलिक्यूल लिए तो 100 में से 50 मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होकर आयंस बना रहे हैं, 50 एज सच रह रहे हैं। और इस स्टेट को दिखाने के लिए आप इक्विलिब्रियम एरोज का यूज करते हो। इस तरह के एरोज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम एरोज। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या कहेंगे, दिखाएंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आयोनाइज होता है तो कैल्शियम +2 और 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, बट ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, इसलिए हम कंप्लीट एरो ना दिखा के इक्विलिब्रियम एरो दिखाते हैं। जब कंप्लीट हो जाता है तब उसको इस एरो से दिखाते हैं, सिंपल एरो से। बट इक्विलिब्रियम में आने को या कंप्लीटली डिसोसिएट ना होने को आप इक्विलिब्रियम एरो से दिखाते हो। तो जैसे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये वीक बेसिस है क्योंकि इनमें पार्शियल आयोनाइजेशन होती है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, नॉट कंप्लीट आयोनाइजेशन। Okay, so on the basis of degree of ionization, there are two types of bases: strong bases, which are having degree of ionization, yeah, extent of ionization almost equal to 1, means they completely dissolve, they completely show ionization on dissolving in water. And weak bases किसको बोलते हैं, partially ionized on dissolving in water. So this is the next classification on the basis of degree of ionization. Okay, इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये है, ये जो एरो है ये इक्विलिब्रियम को दिखाता है ना, इसका मतलब ही ये है, नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटिंग इनटू इट्स आयंस। ओके जी, तो ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था बेसिस का। दैट्स इट।